गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो जेनेटिक कूट थे, जो आनुवांशिक कूट थे, उनको अच्छे से समझ लिया था कि आनुवांशिक कूट होते क्या हैं, कहते किसे हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि आनुवांशिक कूट का हर बार क्वेश्चन आता है, या तो 1 नंबर की डेफिनेशन पूछेगा या फिर बड़ा क्वेश्चन आनुवांशिक कूट किन्हें कहते हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो प्रीवियस क्लास में अपना आनुवांशिक कूट की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन प्रोटीन संश्लेषण का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण जिसे बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ये बोलते हैं। तो अपन ने इससे पहले प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ पढ़ लिया है। जैसे कि अपन ने आरआरएनए पढ़ा था, तो आरआरएनए क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करने वाला स्थल होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन स्थल के निर्माण का कार्य करता है आरआरएनए, ये जान लिया था अपन ने। और जो डीएनए में निहित आनुवंशिक सूचनाएं होती है वह डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू और एमआरएनए से ट्रांसलेशन या अनुवादन जिसे बोलते हैं तो प्रोटीन में जाती है, तो प्रोटीन बनता है। अपने इतना पता है अपन को, क्योंकि अपन ने सेंट्रल डोग्मा भी पढ़ा है। सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट या सिद्धांत क्या कह रहा था कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है वह केंद्रक में बनती है डीएनए से एमआरएनए में, एमआरएनए उन सूचनाओं को प्रोटीन तक ले जाता है। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आज अपन प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जो प्रोटीन्स होते हैं यह एमिनो एसिड्स, जिन्हें बोलते हैं अपन अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो होते हैं एमिनो एसिड्स या अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुलक, बहुलक को बोलते हैं अपन पॉलीमर, ये बोलते हैं। अब एमिनो एसिड्स का फॉर्मूला अगर बनाए, केमिकल फॉर्मूला, तो आपको अगर याद हो NH2CH, ये ग्रुप है एल्किल, ये COOH। एक तरफ तो एमिनो ग्रुप है, एमिन ग्रुप है, और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये क्या कहलाएगा? एक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोटीन होते हैं यह एमिनो एसिड्स या अमीनो अम्ल के बहुलक या पॉलीमर होते हैं। यानी कि ये तो मैंने एक एमिनो एसिड बनाया है, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर, आपस में जुड़कर किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। प्रोटीन एमिनो एसिड्स या अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये या किन्हीं दो एमिनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जो कि अन्य एमिनो एसिड्स के साथ जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है यहां पे श्रृंखला से,
यानी जो प्रोटीन है अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। कोई दो एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं या इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जो अन्य एमिनो एसिड्स के साथ जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड चेन को अपन प्रोटीन बोलते हैं जो एक या अनेक हो सकती है। क्लियर है? अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है या एक पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है पेप्टाइड बॉन्ड्स के माध्यम से, उसको बनाकर अपन देखेंगे तो अपन ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक एमिनो एसिड है, इसके साथ एक और अमीनो एसिड जुड़े, ये अमीनो एसिड था, इसके साथ एक और अमीनो एसिड जुड़ेगा, ये वही NS अमीनो ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप सेकेंड, ये कार्बोक्सिल ग्रुप। अपन जानते हैं कि दो अमीनो एसिड पास पास आएंगे तो यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, NH2CH NH2CH, यह एक एल्किल ग्रुप था, यहाँ पे H2 निकला है, बाकी अपन को ऐसे ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे जो CO है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये NH, बाकी ये तो निकल गया, तो इसे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O NH, ये CH, तो यहां पे इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, यह है पेप्टाइड बॉन्ड। इससे तो ऐसे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर लेते हैं जिसे बोलते हैं प्रोटीन, या इस क्रिया को बोलेंगे प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पे क्या लिख रहा है, निकल रहा है -H2O, येलो। तो इस रिएक्शन को भी अपन को दिखाना है ताकि अगले को भी समझ में आ जाए कि हाँ इनको आता है कि ये अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड्स है, आपस में ये जब जुड़े तो H2O का मॉलिक्यूल निकल गया, ये निकल गया, H2O ने निकाल दिया है यहां से, तो इनके बीच ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड O NH एमीन ग्रुप, तो इसे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे इसके आगे और मान लो दूसरा एमिनो एसिड जुड़ गया तो उसके बीच भी पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो ये कंटिन्यू जो श्रृंखला होती है ये लंबी होती जाती है और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेती है। उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को क्या बोलेंगे अपन, प्रोटीन, और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब सेंट्रल डोग्मा। किसकी? सेंट्रल डोग्मा की। नाम सुना है सभी ने अपन ने? क्योंकि सेंट्रल डोग्मा अपन ने रिपीट करने का यहाँ पे जो पर्पज है, जो रीजन है, वो एक ही है कि अपन को पता होना चाहिए कि डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा अनुवादन के थ्रू या ट्रांसलेशन के थ्रू। तो जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं उनकी प्रवाह की दिशा अपन को पता होनी चाहिए। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देंगे अपन, सेंट्रल डोग्मा ऑफ
प्रोटीन सिंथेसिस। अपन जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, जिसे बोलते हैं अनुलेखन। पहले से पता है अपन को। तो इसमें जो सूचनाओं की प्रवाह की दिशा होती है, सूचनाओं के प्रवाह की दिशा कैसे बता सकते हैं? अपन ने एक सेंट्रल डोगमा में एक चित्र बनाया था, आपको याद हो, तो सेम उसको ही अपन ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। डीएनए ये उत्क्रमणीय, एमआरएनए इससे प्रोटीन। ये कौन सी क्रिया के माध्यम से हुआ? अनुलेखन। और ये अनुवादन। यही है डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से वापस डीएनए बन सकता है। एक एंजाइम होता है इसके लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स क्रिप्टेज। तो इस एंजाइम से एमआरएनए से वापस डीएनए बनता है या बनाया जा सकता है। तो आनुवंशिक ये सूचनाएं होती है, उनके प्रवाह की दिशा क्या होती है? डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन के रूप में। ये था सेंट्रल डोग्मा, यानी प्रोटीन कैसे। इसको यहां पे लिखने का मतलब यही है कि अपन को पता होना चाहिए कि प्रोटीन बनता कैसे है। डीएनए में जो सूचनाएं निहित होती है वो एमआरएनए में जाती है और एमआरएनए से प्रोटीन बन जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कौन कौन से तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, उनके अपन को नाम पता होने चाहिए। या जब अपन को प्रोटीन संश्लेषण करना हो, जैसे मान लो लैब में भी करना है, तो अपन को पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स या तत्व अपन को प्रोटीन संश्लेषण के लिए चाहिए। तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो स्टार्टिंग में डीएनए ही ले लो, क्योंकि डीएनए से स्टार्ट हो रहा है सारा खेल। तो डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड्स, राइबोसोम्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, इसके अलावा एटीपी व जीटीपी। ये कुछ आवश्यक कंपोनेंट्स हैं जो प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक रूप से चाहिए होते हैं। डीएनए तो चाहिए, इसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। आरएनए भी चाहिए, एमिनो एसिड जिसके बिना प्रोटीन संश्लेषण हो ही नहीं सकता, राइबोसोम जहां पे प्रोटीन संश्लेषण होना है, हार्मोन्स और एंजाइम्स जो इस क्रिया में भाग लेंगे, और एटीपी और जीटीपी इनकी उपस्थिति में रिएक्शन क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये कंपोनेंट्स हैं जिनके माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। क्लियर है यहां तक? बहुत ही इजी था। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें। अब अपन ने राइबोसोम वाला टॉपिक पढ़ा है, राइबोसोम अंगक के बारे में अच्छे से पढ़ा है अपन ने। तो वहां पे अपन ने देखा था, स्पेशली अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया जैसे मान लो इकोलाई है, इकोलाई बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, अपन को पता है। तो इसमें जो राइबोसोम है कितने कौन से टाइप का होता है? 70S टाइप का।
तो जो 70S टाइप का राइबोसोम है इसकी 2 सब यूनिट्स पाई जाती है। एक तो बिग सब यूनिट 50S और एक स्मॉल सब यूनिट 30S। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम, इसमें 4 स्थल पाए जाते हैं। इन स्थल को बोल सकते हैं अपन बंधन स्थल, यानी जहां पे कोई एमिनो एसिड आकर जुड़ेगा तो ऐसे स्थल राइबोसोम में ही उपस्थित होंगे, या ऐसे स्थल जहां पे टीआरएनए आकर जुड़े, टीआरएनए अपने साथ क्या लेके आएगा, एमिनो एसिड्स। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम भी कौन सा, प्रोकैरियोटिक टाइप का, प्रोकैरियोटिक। तो इसमें 4 टाइप के स्थल बताएं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, 70S। और 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अपन ने पहले ही पढ़ा है। एक तो 15S और एक 13S। ये बिग यूनिट है, बिग सब यूनिट यानी उप इकाई, और ये स्मॉल सब यूनिट, ये पहले पढ़ा है अपन ने। तो अगर मैं इसको ऐसे बना, डायग्राम के थ्रू भी बनाना चाहूं तो बिग यूनिट ऊपर आएगी और स्मॉल यूनिट नीचे। क्लियर है? यहां पे अपन जानते हैं कि आरएनए प्रेजेंट होता है इस स्मॉल यूनिट पर, इस पर mRNA जिसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, वह आकर जुड़ा हुआ होता है। ये mRNA के कोडोन है। जैसे मान लो ये इसका 3' एंड है, ये 5' एंड है, इसे बोलेंगे अपन mRNA। ये इसकी 30S स्मॉल सब यूनिट, और ये इसकी 50S बिग सब यूनिट। क्लियर है? यानी कि मैंने, समझ लो एक बार फिर से, अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, तो उनमें जो राइबोसोम होता है वह 17S प्रकार का होता है। 17S प्रकार का राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक तो 50S और एक 30S। 50S जो होती है वो बड़ी उप इकाई होती है, और 30S जो होती है वो छोटी उप इकाई होती है। बड़ी उप इकाई को अपन हमेशा बड़ी आकार में ऊपर और छोटे को नीचे, जो मैंने लिख दिया है। और अपन को ये भी पता है कि जो आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, ये अपन ने पहले से जान रखा है। तो यहाँ पे mRNA आकर जुड़ता है स्मॉल सब यूनिट से। छोटी वाली कौन सी है, ये वाली है, तो इससे आके ये mRNA जुड़ गया। mRNA के पास क्या है, कोडोन है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित। ठीक है, अब ये यहां पे आके जुड़ गया है, तो टीआरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में से अपने साथ एमिनो एसिड्स चिपका कर लाएगा यहां पर, और धीरे धीरे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो जाएगा, जिसे अपन बोलेंगे प्रोटीन संश्लेषण। क्लियर है यहां तक? अब मैंने ये कहा कि ये जो राइबोसोम है इसके पास 4 स्थल होते हैं। ये राइबोसोम है, इसके पास 4 स्थल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, स्थल ए, जहां सक्रिय
एमिनो एसिड्स आकर जुड़ते हैं, यानी इसमें मैं बनाना चाहूं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये मान लो, इसमें ये टीआरएनए जुड़ गया मान लो आके, ये साइट के नाम लिख देता हूं मैं, ये ई साइट है, ये पी साइट है, ये ए साइट है, ए। इसे बोलते हैं एक्सेप्टर साइट, और इसे बोल सकते हैं अपन एमिनो एसाइल ए साइट। ठीक है, ये है एमिनो एसिटाइल टीआरएनए, ये है पेप्टिडाइल साइट, और ये है एग्जिट साइट। ध्यान से समझना, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। इस राइबोसोम की स्मॉल जो सब यूनिट है 30S, इसके पास वैसे तो 4 साइट होती है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 3 दिखाई है। उनमें से पहली है ए एक्सेप्टर साइट, यानी कि यहाँ पे सक्रियत टीआरएनए आकर जुड़ेंगे राइबोसोम के ऊपर इस एमआरएनए से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सेप्टर साइट। एक्सेप्टर साइट को अपन एमिनो एसाइल ए साइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी है पेप्टिडाइल साइट, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम साइट होती है, पी साइट जिसे बोलते हैं। और लास्ट में है ई साइट जिसे बोलते हैं एग्जिट साइट, यानी कि टीआरएनए यहाँ पे आया, जुड़ा और यहाँ से होते हुए वापस बाहर निकल गया, अपने साथ एमिनो एसिड लाया। यहाँ पे लिख रखा है मैंने एमिनो एसाइल का मतलब है एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अपन को पता है टीआरएनए के साथ आएगा, तो टीआरएनए के साथ जब यहाँ पे आकर जुड़ा ये एमआरएनए के ऊपर अपने स्पेशल कोडोन पर, अपन को पता है टीआरएनए के पास एंटीकोडोन आर्म होती है, भुजा होती है, वह एंटीकोडोन अपने से संबंधित एमआरएनए के ऊपर अपने से संबंधित पूरक कोडोन से जुड़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे जुड़ गया, तो यहाँ पे आते जुड़ते ही ये एमिनो एसिड इस पेप्टिडाइल साइट पे अलग हो जाता है, और ये जो टीआरएनए बचा है ये इस एग्जिट साइट से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही कंटिन्यू इस साइट पर एमिनो टीआरएनए आते रहते हैं, अपने साथ एमिनो एसिड्स लाते रहते हैं, और पी साइट पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहते हैं एमिनो एसिड्स के बीच, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो इस तरह से कंटिन्यू आएंगे एमिनो एसिड, टीआरएनए जाएंगे आएंगे जाएंगे, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना, इस साइड पर टीआरएनए आएंगे अपने साथ एमिनो एसिड लेकर, ठीक है, और यहाँ पे पी साइड पे उस एमिनो एसिड को छोड़ देंगे और एग्जिट साइड से वापस निकल जाएंगे। फिर किसी दूसरे एमिनो एसिड को पकड़ के लाएंगे, ए साइड पे घुसेंगे, एमिनो एसिड को यहाँ पे छोड़ेंगे और चले जाएंगे, और जो अपने एक रिएक्शन बनाई थी वो यहाँ पे चलती रहेगी, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी बनती रहेगी। तो ऐसे प्रोटीन संश्लेषण क्रिया चलती रहती है। तो ये डायग्राम आपको कंपल्सरी अच्छे से याद रखना है। अगर ये डायग्राम आपको याद हो गया तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आप आसानी से बता सकते हो। तो ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना। इसमें 3 साइड बताई है मैंने, ए, पी और ई। ए का मतलब एक्सेप्टर साइट या एमिनो एसाइल साइट, पी का मतलब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम साइट या पी साइट, और ई का मतलब एग्जिट यानी बाहर निकलने की साइट। तो ए मैंने बता दिए जहां पे सक्रिय एमिनो एसिड आकर जुड़ते हैं। दूसरी स्थल डी, जहां से निष्क्रिय एमिनो एसिड्स को निकाला जाता है, यानी कि ई को एग्जिट साइट, इसको डी साइट भी बोल रहे हैं, कि जहां पर ऐसी साइट जहां पर निष्क्रिय एमिनो एसिड्स को बाहर निकाला जा रहा है। इसे अपन डी भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं, ये दोनों बताए गए हैं।
थर्ड है स्थल पी, जिसे बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम स्थल। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम स्थल ये वाला, जहां पे एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। लास्ट है GTPase एंजाइम स्थल। ये 4 स्थल है मुख्य रूप से जो राइबोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं और जहां पर स्पेशल स्थल पर टीआरएनए आकर जुड़ते हैं, बाहर निकलते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती रहती है, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया चलती रहती है। तो ये मैंने आज आपको प्रोटीन संश्लेषण किसे कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है, राइबोसोम पर कितने प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोटीन संश्लेषण की मैकेनिज्म है, जिसे बोलते हैं क्रियाविधि, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपन ने नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ लिया है। अब ये क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, समाप्त कैसे होती है, उसको अपन को समझना है। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।